तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज भी हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक बातें करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एनी टाइम एस्ट्रो से नागेश सिंह सर। ये एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है, हीलर हैं। तो आज हम तरह तरह की बातें करेंगे और सर के बारे में जो सबसे यूनिक बात हमें लगी और जिससे हम शुरुआत भी करेंगे कि सर जो है वास्तु की रेमेडीज करते हैं पर बिना तोड़फोड़ कराए, मतलब वो वहाँ की एनर्जी हील कर देते हैं। तो ये हमने पहली बार सुना है सर। तो थोड़ा सबसे पहले तो वेलकम, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। और सर इसके बारे में थोड़ा बताओ, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि आप कैसे हील करके बिना तोड़फोड़ कराए एनर्जीज बैलेंस कर देते हो। जी, वास्तु एक्चुअल में हम वास्तु को डायरेक्शन समझ के चलते हैं, लेकिन वास्तु की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, वास्तु डायरेक्शन नहीं, वास्तु एनर्जी है। हमारा कोई भी डायरेक्शन अगर ख़राब है या किसी डायरेक्शन की वॉल पे पेंट है जो कि नेगेटिव है वहाँ का, तो उसने वहाँ क्या नुकसान किया? सबसे पहले वहाँ की एनर्जी को ख़राब किया। तो हम क्या करते हैं, मेरी जो मॉडलिटी है हीलिंग की, जहाँ पे हम एनर्जी हीलिंग करते हैं। हीलिंग भी दो तरह की, एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग। तो एनर्जी हीलिंग में मैं वास्तु में पर्टिकुलर उस दिशा की, उस डायरेक्शन की एनर्जी को हील करता हूँ, वहाँ की एनर्जी को हम बढ़ा देते हैं। ईशान कोण में अगर टॉयलेट है तो वहाँ पे मतलब कि देवता की एनर्जी लो हो गई, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले कोशिश करो यूज़ मत करो, लेकिन फिर भी अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ से देवता एनर्जी जो है ईशान कोण की प्रॉपर, उसको शिफ्ट कर देते हैं। एनर्जी शिफ्टिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है, हम एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। तो वहाँ हम क्या करेंगे, ईशान कोण की एनर्जी को वहाँ से शिफ्ट करके जो टॉयलेट से थोड़ा सा आगे जाके प्लेस खाली है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं उस एनर्जी को। और वहाँ हम कहते हैं अब यहाँ पे आप अपना कुछ शुभ काम कर सकते हो, ये जगह अच्छी हो गई। और वो जो कॉर्नर था ईशान कोण, वहाँ पे हम एनर्जी डाल के उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे डाल देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हमने डाली तो ऐसा नहीं कि वो एक बार डाली तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, क्योंकि एनर्जीज़ की भी ना लिमिट होती है। नेगेटिविटी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगी, पॉजिटिविटी डाउन होगी। तो इसको समय समय पर फिर हम हील करते रहते हैं। यहाँ पे मेरा कहना होता है क्लाइंट को कि अगर आप बदल सकते हो भविष्य में, बदल लेना, लेकिन 5 साल 10 साल 20 साल जब तक आप नहीं बदल पाओगे, हम एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं आपके लिए। तो सर आप उस पर बिलीव करते हो? जैसे वास्तु का जितना हमने भी सुना है कि अगर वॉशरूम गलत डायरेक्शन में या कुछ भी तो टेपिंग करवा देते हैं सीट के अराउंड, तो वो भी एक तरीके से सही चीज़ है या गलत है? वो ठीक है, वो भी वही है, कलर्स की एनर्जी होती है। अभी मैंने बोल दिया, वो टेपिंग करके वहाँ पे जो कलर की टेप लगाई, वो कलर की एनर्जी को वहाँ पे डालते हैं, लेकिन फिर भी जो एक फॉर्म होता है ना एनर्जी का, वो उस पर आता नहीं है। हर किसी के लिए वो रेमेडी फिर काम नहीं करती। बहुत सी शिकायतें आती हैं हमारे पास, हमने टेपिंग करी है, कुछ कहते हैं हमने रॉड्स लगा दी है ना, बहुत सी चीज़ें लगाते हैं, ज़मीन खोद के भी हमने कुछ दबाया है उसमें, मंजूषा सेंटर में लगा लेते हैं लोग, पर रिजल्ट नहीं आते। तो वहाँ पे एनर्जी हीलिंग ही काम करती है, जब ये छोटी चीज़ें काम ना करें। ये बहुत छोटी रेमेडी है, तो मैं प्रीफर नहीं करता इन रेमेडीज़ को, मैं सिर्फ हीलिंग पे काम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ, अगर आपकी संतुष्टि, आपको अच्छा फील हो, आप लगा लो। देखो होता क्या है, रेमेडी के नाम पे आप चूरन भी दे दो किसी को, लेकिन अगर उसको ये विश्वास हो गया ना कि चूरन में तो आपने कुछ एनर्जी डाल के दी है, मैं ठीक हो जाऊँगा वाला सेंस उसको ठीक कर देता है। ऐसा ही होता है घर में भी, वास्तु में कई लोगों का सेंस उनको वहाँ पे वो फील कराना शुरू कर देता है कि नहीं हमारा तो अब अच्छा है, हम खुश रहने लगे हैं 2-3 टेप वगैरह लगा के, लेकिन वो कुछ दिन का है, 1-2 दिन बाद 10 दिन बाद उनको फिर लो फील होने लगेगा। तो एनर्जी हीलिंग बहुत प्रॉपर काम करती है। दूसरा, वास्तु करते समय मैंने एक चीज़ देखी कि पूरा प्रॉपर वास्तु अच्छा है प्रॉपर्टी का, उन्होंने अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलाया, सब काम करा लिए, फिर भी वहाँ पर परेशानियाँ हैं। घर में रेगुलर कोई ना कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं सबके साथ, आपस में किसी की बनती नहीं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हैं। 1-2 सदस्य घर के ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ बर्बादी के लिए पैदा हुए थे, वो सुधरते नहीं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वास्तु की प्रॉब्लम नहीं थी, एक्चुअल में लैंड एनर्जी खराब थी, वहाँ पे नेगेटिविटी भी थी। अच्छा, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये वास्तु खराब करती है। आपका कभी पर्सनली सामना हुआ है नेगेटिव एनर्जी से? हाँ, ऐसा हुआ, बहुत हुआ। वास्तु विजिट पे हुआ है मेरे साथ कि मैं वास्तु कर रहा हूँ और वास्तु करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि कोई पावर है और वो नेगेटिव पावर है, और हमें ये फील होता है कि वो पावर चाह रही कि काम मत करो यहाँ का, क्योंकि आप काम करोगे तो हमें हटना पड़ेगा, तो हमें काम करने से रोकती है। उस समय हमें फीलिंग आती है। तो मैंने की है हीलिंग। 1-2 केसेस में ऐसे हुआ कि सामने प्रत्यक्ष मुझे नेगेटिविटी, जिसको कोई बताओ, कोई केस आप गए हो डिटेल में, कहाँ गए हो, कौन सी जगह थी? एक केस मैंने किया था, फैमिली थी,
और उनका जब मैं वास्तु कर रहा था, जब मैं उनके मंदिर पे खड़ा हुआ ना, मैंने उनके मंदिर में खड़े होते वहाँ पे शिव जी की फ़ोटो थी, कृष्णा की थी, और मैंने उनको तुरंत बोला कि मुझे यहाँ पे ना मक्का मदीना और ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा। आपने यहाँ पे ना कुछ अपने धर्म से हट के चीज़ें यहाँ पे डाली हुई हैं और आपने एनर्जीज़ को डिसबैलेंस किया है, आपने ना इनकी कदर की ना उनकी कदर की। बोले नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने फोर्स किया तो उन्होंने बोला 3 साल पहले करा था जी, 3 साल पहले हमने यहाँ पे शिव जी के बगल में ही मक्का मदीना की फ़ोटो रख दी थी। हमारे एक मित्र आए थे, उन्होंने बोला ऐसे भी कर लो, तो हमने किया। तो उन्होंने बोला कि 2-3 महीने हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा बिजनेस भी अच्छा चला, उसके बाद डाउनफॉल और होने लगा। तो उन्होंने वो सारी फ़ोटोज़ उठा के नदी में बहा दी। अब वहाँ एक प्रॉब्लम है, देखो धर्म कोई भी हो, एनर्जी एनर्जी होती है। मैं हर चीज़ को यही कहता हूँ, कोई भी ईश्वर कोई भी भगवान है, लेकिन वो एनर्जी है। आप एनर्जी का डिसरिस्पेक्ट करोगे तो भुगतना पड़ेगा। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, उन्होंने वो नदी में बहा दिया। 3 साल हो गए वो बर्बाद है, 3 साल से उनके ऊपर कर्ज भी था। तो मैंने उनको समझाया आपने पोस्टर हटाए हैं लेकिन एनर्जी आपने नहीं हटाई, वो एक प्रॉब्लम है। अब मैंने उनकी हीलिंग शुरू करी, प्रॉपर्टी सही करी, फैमिली मेम्बर्स की हीलिंग शुरू करी। लास्ट में उनका एक फैमिली मेम्बर था जिसकी मैं हीलिंग कर रहा था। हीलिंग शुरू हुई और उन्होंने कांपना शुरू कर दिया। तो मैं समझ गया कि अब नेगेटिविटी जो हम नहीं चाहते कि सामने आए, हम उसको बिना सामने आए क्लीन करते हैं, लेकिन वो आने लगी और वो प्रत्यक्ष उसके ऊपर आ गई और वो लेडी थी और उसकी आवाज़ बदल गई। तो मैंने पूछा कि कौन हो, क्या चाहिए, तो उसने बस एक ही बात कही कि मुझे तो स्थान चाहिए। अच्छा। उसने बोला कि आपने मेरी जगह को, मेरे स्थान को यहाँ पर अपने अनुसार कर दिया, मेरा तो स्थान छूट गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। एक्चुअल में जब मैंने प्रॉपर्टी की हीलिंग करी तो नेगेटिविटी को प्रॉपर्टी छोड़ के जाना था, वो उसके शरीर पे आई इसलिए कि मुझे प्लेस दो अब। अच्छा। और वो एक्चुअल में उसके शरीर पे पहले से हावी थी, वो बीमार चल रही थी, उनका एक मिसकैरेज भी हो चुका था। ये मेल एंटिटी थी जो उनके अंदर थी या उनके ऊपर एक मेल एक फीमेल थी, 2 एंटिटी थी। हाँ। अच्छा। तो हम स्टडी करते हैं फिर उसको कि एंटिटीज़ आई कहाँ से, किसने भेजी, क्या था, तो वो सब मैंने स्टडी किया। उसके बाद उनकी हीलिंग हमने शुरू करी और वो एंटिटीज़ उनके ऊपर से हटाई। होता क्या, जब हम किसी की एंटिटी हटाते हैं प्रॉपर्टी की या किसी पर्सन के ऊपर से, तो वो हमें दिखती है बाद में, वो हमारे पास भी आती है। अच्छा। आपको भी नुकसान होता है? नहीं, नुकसान नहीं होता, लीनेज हमारे साथ होती है, प्रोटेक्शंस होती हैं हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है। तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है ना कि नेगेटिविटी को हम ख़त्म करते हैं। सर थोड़ा ना आपकी हीलिंग को समझते हैं। जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और हीलिंग को लेकर सभी लोगों ने ये सुना है, चलो रेकी हीलिंग एक चीज़ होती है जो चल रही है आजकल मार्केट में, बट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आप करते हैं एक दुर्गा माँ की हीलिंग और आप ये लीनेज की बात भी कर रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए आप कैसे करते हैं ये। दुर्गा रेकी करते हैं। देखिए हीलिंग दो मॉडलिटी को मैं यूज़ करता हूँ। एक एनर्जी हीलिंग एक डिफरेंट चैप्टर है जिसको हमने यूनिवर्स से कनेक्ट किया हुआ है। वहाँ पे हम प्लैनेट्स की भी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, प्रॉपर्टी वास्तु भी करते हैं, और किसी की कोई स्पेसिफिक आदत है वो छुड़ानी है, रिलेशंस ख़राब हैं, उसके लिए हम माइंड प्रोग्रामिंग में भी उसको यूज़ करते हैं। सेकेंड मॉडलिटी आती है हमारी हीलिंग में, जो दुर्गा रेकी में यूज़ करता हूँ। नॉर्मल रेकी में प्रॉब्लम क्या है कि रेकी इतने समय से चलती आई है गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू कि अब लीनेज मालूम ही नहीं, जो हीलिंग कर रहे हैं उनको खुद अपनी प्रॉपर पूरी लीनेज का नहीं पता होता, तो वहाँ बाउंस बैक आता है। जब किसी के कर्म को काटा, किसी की हीलिंग करी, तो उनके बुरे कर्म थे, उसको आपने हील करके काट दिया, वो बाउंस बैक आता है। हम क्या करते हैं, दुर्गा रेकी में माँ दुर्गा हैं, फिर हमारे गुरुदेव हैं, उसके बाद हमें, तो हमें हमारी लीनेज का पता है। हमारे गुरुदेव ने माँ दुर्गा के साथ हीलिंग को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे साथ एक लीनेज और प्रोटेक्शन होती है। तो अब किसी की मुझे हीलिंग करनी है, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप, फाइनेंस, किसी भी तरीके की, तो यहाँ जो हम रेकी यूज़ कर रहे हैं वो माँ दुर्गा की लीनेज को यूज़ करते हैं। तो जब वो एनर्जी वापस आती है, बाउंस बैक होता है कोई भी कर्मा, वो हमारे ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि हम लीनेज से प्रोटेक्टेड हैं, कनेक्टेड हैं। तो हमें सिर्फ अपने लीनेज का आह्वान करना होता है, कॉलिंग करते हैं हम, और उसके बाद वो बाउंस बैक सब चला जाता है हमारी लीनेज में माँ दुर्गा तक, और वो यूनिवर्स में चला जाता है। तो क्लाइंट की जिसकी हीलिंग करी उसको भी कोई चांस नहीं है कि वो चीज़ दोबारा आएगी, ना हमारे पास ऐसे कोई प्रॉब्लम होते हैं। हीलर्स खुद परेशान है आज, हीलर्स को खुद हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशन इश्यूज़, तो रिलेशनशिप के तो सबसे ज़्यादा है हीलर्स के पास। सर लेकिन हमने सुना है जो रेकी हीलर्स होते हैं वो खुद भी मेडिटेशन करते हैं, इतनी साधना करते हैं, वो खुद भी, वो रेकी मास्टर खुद भी अपना ऑरा क्लीन रखते हैं, तो उनके ऊपर आ जाती है बाउंस बैक आता है जी, वो पता नहीं चलता, बाउंस बैक आता है। हमारी लाइफ में छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं और साधनाएँ बहुत अच्छे से करनी होती हैं। मैंने कुंडलिनी साधना 8 साल की है, 8 साल पहले मैंने कुंडलिनी जागरण किया था अपना, और तब से मैं मेंटेन करता चला रहा हूँ। उसके बाद मैंने 3rd आई एक्टिवेशन करा अपना गुरुजी के सानिध्य में।
थर्ड आई करने के बाद एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी प्रॉपर तरीके से काम करती है, क्योंकि वो थर्ड आई से चलती है। मैं जब किसी की एनर्जी हीलिंग कर रहा हूँ, वास्तु की हीलिंग कर रहा हूँ, एक्चुअल में वहाँ मेरी थर्ड आई की पावर चल रही है। जो एनर्जी को मैं कमांड दे रहा हूँ वो वही काम करके आएगी। तो थर्ड आई और कुंडलिनी ये दोनों प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होनी बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे साधनाएं बहुत होती हैं, और शिव शक्ति है ये, शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन है ये। जहाँ ये दोनों होते हैं ना, वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी फिर इसके सामने नहीं खड़ी हो सकती। थर्ड आई साक्षात शिव होते हैं, और कुंडलिनी शक्ति, उसको हम प्रॉपर शक्ति बोलते हैं, वो काली रूप है। तो दोनों एक्टिवेट करने के बाद इस मॉडलिटी में आया हूँ। 8 साल मैंने रिसर्च की है, सिर्फ रेकीज भी कर ली, एस्ट्रोलॉजी कर ली, वास्तु कर लिया, न्यूमरोलॉजी कर लिया। उसके बाद मैं साधनाओं में जब आया, हीलिंग तो प्रॉपर मैं आपको बताऊं किसी से सीखने नहीं गया था। जब मेरी कुंडलिनी जागरण हुई थी तो मेरे हाथों से हीलिंग अपने आप होती थी, मेरी खुद की होती थी, क्योंकि उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था। एस्ट्रोलॉजी में भी बाउंस बैक होता है। आप किसी के प्लेनेट की रेमेडी दे रहे हो तो आपने उसको कर्मों से उसको बचा रहे हो। शनि तो उसको सजा दे रहा था, आपने उसको रेमेडी दे दी तो आप उसके भागीदार बन गए इनडायरेक्टली। शनि सजा देगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी साधनाएं इसीलिए करते हैं, बाउंस बैक से बचने के लिए। तो ये जो बाउंस बैक होते थे, तो कुंडलिनी जागरण मैंने इसलिए किया क्योंकि शुरू में मुझे बहुत परेशानी आई एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद करते समय। तो कुंडलिनी जागरण में बाउंस बैक से बचा। तो वहाँ हीलिंग का क्या प्रोसेस था, मैं जब मेडिटेशन में बैठा हूँ, मेरा हाथ अपने आप उठता था और मेरे सिर के ऊपर से एक बार घूम के और ऐसे कुछ फेंकता था। ऐसे 7 बार होता था, और मैं कोशिश करता था कि हाथ को नीचे करूँ, वो नीचे नहीं होता था। कुंडलिनी हमारी बॉडी को अपने कंट्रोल में लेके वो चीज़ें, वो एक्सरसाइज करवाती है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है। कुंडलिनी एनर्जी को मालूम है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम, मुझे क्या चाहिए। तो मैंने सीधे कुंडलिनी सिद्ध करी। मैं मंत्रों वगैरह पे ज़्यादा नहीं गया। मैं कुंडलिनी के विषय में ना ऋषि पतंजलि ने सब कुछ बताया हुआ है, भगवान शिव की देन है। तो हीलिंग मेरी खुद की शुरू हुई। वहाँ मैंने ये चीज़ सोची थी कि ये जो मेरे साथ प्रक्रियाएँ हो रही हैं, एक्चुअल में ये अपने आप हो रही हैं, ये होती तो हीलिंग है। तो हीलिंग की तरफ जाते हैं। हीलिंग पे गया तो मुझे वहाँ पे बाउंस बैक का पता चला, तो मैं एनर्जीज़ पे पहुँचा। फिर मैंने थर्ड आई एक्टिवेशन पे काम किया, वहाँ साधनाएं की हैं। 8-8 घंटे हम साधना करते हैं, 24 घंटे में से 8-8 घंटे सिर्फ मेडिटेशन में। कई बार समाधि में चले गए तो 2 घंटे तक पता ही नहीं होता मुझे। आँख खुलती तो मुझे लगता 5 ही मिनट तो हुए थे। तो घड़ी देखता हूँ तो 2 घंटे हो चुके। तो इतनी साधनाएं की हैं हमने, इतनी मेहनत की है, तब जाके थर्ड आई कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ। फिर गुरुदेव का सानिध्य मिला तो एनर्जी हीलिंग पे मैं आया, जहाँ एनर्जीज प्रॉपर काम इसीलिए करती है मेरे साथ क्योंकि मैंने चीज़ों को एक्टिवेट करके सिद्ध किया हुआ है। अब इस केस में मेरे सामने पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो, वास्तु में कोई प्रॉब्लम हो या किसी इंसान के ऊपर कोई एक्टिविटी हो, हमें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्शन लीनेज की होती है। और दूसरा, हमारी कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती है तो हमारे पास अपनी खुद की भी पावर्स हैं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, हिंदू धर्म में हम स्वयं में भगवान हैं, हम ही नारायण है, हम ही शिव है। श्री कृष्ण ने मुंह खोल के माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड अपने पेट के अंदर दिखाया था। वो वहाँ पे यही समझाना चाहते थे कि आप इधर उधर मत भटको, सब कुछ आपके अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज भी हमारे अंदर ही है। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, एक्टिवेशन हमने किया, एक्चुअल में कोई एक स्पेसिफिक मंत्र या यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं किया था, अपने अंदर की एनर्जीज को जागृत किया है। और एक बार मैं बहुत हायर स्टेज पे जब गया था, उस समय मुझे अपने पेट पे खुद ये फील हो रहा था कि कुछ रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, और गर्मी इतनी बढ़ गई थी मेरे शरीर में, पेट में ऐसा लग रहा था अंदर आग जल रही है और रोटेशन चल रहा है। अच्छा जी। और मैं उस समय वीडियो कॉल पे अपने गुरुजी के साथ था। तो गुरुजी ने बोला था कि आज तुम्हें भगवान फील करवाता हूँ, तुम बाहर ढूंढते हो ना, तुमको फील करवाता हूँ, कहाँ है भगवान, आज पता चलेगा। तो बहुत हायर लेवल पे चला गया था उस दिन में मेडिटेशन में। तो मुझे जब वो फील होना शुरू हुआ तो अंदर देखना है, हमेशा मेडिटेशन में हम अंदर ही जाते हैं कि मेरे अंदर क्या है। जब मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे प्रॉपर पूरा यूनिवर्स चलता हुआ दिख रहा था। और यूनिवर्स दिखने के बाद मैंने ये देखा कि जितनी भी मैंने हीलिंग्स उस टाइम तक करी हुई थी और जितनी एंटिटीज़ मेरे सामने दिखती थी ना, वो सारी एंटिटीज़ मुझे दिख रही थी यूनिवर्स में। किसी की प्रॉपर्टी की थी, किसी के ऊपर से कोई एंटिटी मैंने हटाई थी, वो मुझे जब मैंने अपने अंदर झांका तो वहीं वो दिखाई दी थी। उसके बाद साक्षात विष्णु का बहुत बड़ा स्वरूप मुझे दिखा। और उसके बाद मैं मेडिटेशन में ज़मीन पर पूरा लेट गया था, दंडवत प्रणाम जिसको बोलते हैं वो हुआ, और फिर मेरी आंखें खुली थी। उस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भगवान हमारे ही अंदर है, हमें उसको जानने की ज़रूरत है। तो हम अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो सारी एनर्जीज़ हमारे अंदर आती है। बहुत मुश्किल नहीं है। मैं दुर्गा रेकी
अट्यूनमेंट देता भी हूँ, ठीक है। महागुरु किया मैंने दुर्गा रेकी में, तो किसी को अगर मास्टर्स करनी होती है तो मैं उनको सिंबल्स अट्यून करके दे देता हूँ, उनकी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता हूँ खुद से, तो वो आगे हीलिंग कर सकते हैं। ऐसा मैं करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ। कई बार किसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो डेली अगर हम उनकी हीलिंग नहीं कर पाते पर डे, तो मैं उनको अट्यूनमेंट दे देता हूँ और कुछ सिंबल्स उनको अट्यून करके दे देता हूँ कि अब आप खुद कॉल करके खुद आह्वान करो माँ दुर्गा का मेरा, और उसके बाद आप वो सिंबल अपने उस प्रॉब्लम के लिए अप्लाई डेली करो, तो रिजल्ट आता है। सर थोड़ा और नेगेटिव एंटिटी के बारे में जानते हैं, सिंस आप एक्सपर्ट हो और अब आप इतने एनर्जाइज्ड खुद भी हो, तो कभी आपको ऐसा हुआ नहीं कि आपको दिक्कत आई हो या कोई एंटिटी बहुत ही हायर पावर की हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने। हम कहते हैं हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फील ज़रूर होती है। एक बार हुआ मेरे साथ, एक ही बार हुआ था, उसके बाद मैंने फिर अपनी साधनाएं बढ़ाई। तो एक मेरे क्लाइंट हैं, मैंने उनके घर की हीलिंग करनी थी। उन्होंने बस मुझे बताया घर में आभास होते हैं, मैं बड़े उल्टे सीधे, तो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। मैंने उनके घर की प्रॉपर हीलिंग करी तो मुझे वहाँ पे एक एंटिटी फील हो गई जिसको हम पिचाश बोलते हैं। पिचाश बड़े लेवल की एंटिटी होती है, उसके पास बहुत पावर्स होती हैं। तो मैंने उनकी जब प्रॉपर्टी हील करी तो घर के हर मेंबर को हील करना ज़रूरी होता, सबको कवच करा। उसके बाद मैं रात को सोया, करीब 3 बजे के आसपास मुझे फील हुआ कि मेरे दोनों हाथ लॉक हो गए, मेरे सीने पे वज़न है और मेरी सांस घुट रही है। अब दम घुटना शुरू हुआ गले से, और जब ये घुटना शुरू हुआ और मैं उठा था, उठ नहीं पाया, झटके में मेरी आँख खुली थी। आँख खुलते ही मैंने तुरंत माँ दुर्गा का आह्वान किया, अपनी लीनेज को कनेक्ट किया और मैं बैठ गया। मैं नॉर्मल हो गया था। फिर मैंने आँख बंद करके मेडिटेशन शुरू किया, तो वो एंटिटी प्रॉपर मेरे सामने खड़ी थी। अब मैं उस एंटिटी को ये कहता हूँ कि जा यहाँ से, तो वो एंटिटी वहाँ से, एक्चुअल में एंटिटी बोलती नहीं है कुछ, हमें कानों से नहीं सुनता, वो इंट्यूशन होती है हमारे माइंड में। तो वो एंटिटी का ये कहना था कि मेरी जगह छीन ली तुमने आज, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मुझे तुम्हारा स्थान चाहिए। मतलब वो मेरे पास आ रहा, बोला वो शरीर में यूज़ कर रहा था, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा था, तो अब मैं तुम्हारे पास रहूँगा। वो एंटिटी थी कैसी, डरावनी थी? वो डरावनी होती। पिशाच हमेशा बहुत बड़े साइज में बहुत डरावने से दिखते हैं। एक्चुअली उसको डिस्क्राइब कैसे करें, बहुत से फोटोज वगैरह डाल देते हैं लोग। हाँ। लेकिन अगर फीमेल एंटिटी होती है ना, तो बाल वाल खुले हुए ऐसे रूप में दिखती है फीमेल। वाइट साड़ी में ऐसा कुछ? देखो, फीमेल एंटिटी कई प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसे ब्लैक में दिखती हैं, वो बहुत नेगेटिव होती हैं। कुछ यक्षिणी वगैरह होती हैं, और जिनको आजकल लोग पूजा करके सिद्ध भी करने लगे हैं तंत्र में, वो वाइट साड़ी वगैरह ऐसे रूप में दिखती हैं। कुछ इसमें रेड साड़ी में आती हैं माँ के रूप में, लेकिन वो माँ होती नहीं, वो होती एंटिटी है, लेकिन वो ये चाहती है कि तुम मुझे इस रूप में देख के तुम मेरी पूजा करनी शुरू कर दोगे, तो मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे घर से मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से वो दिखती हैं, जैसा उनको चाहिए होता है हमसे। मेल एंटिटीज़ में अगर जिन और जिन्नात होते हैं तो वो अक्सर वाइट कलर के कुर्ते पजामे में या ब्लैक कुर्ते पजामे में दिखते हैं। अगर पिचाश होता है तो उसकी ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, क्योंकि वो छाया रूप में दिखता है। ब्लैक धुआं सा रहता है, ठीक है, ब्लैक धुआं सा दिखेगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ी एंटिटी वहाँ पे और धुआं सा ऐसा। सर लेकिन आपको तो आंख बंद करके दिखता होगा ना? हाँ, वो आंखें बंद करे तभी वो फील होता है। वो आंखों के सामने तो चीजें नहीं ऐसे दिखती, वो हार्ट थोड़ी- अटैक आ जाएगा। हाँ, साक्षात थोड़ी खड़े होते हैं आपके सामने कोई। साक्षात तो किसी के सामने नहीं होते, वो फील ही होता है। कुछ केसेस में आभास होता है, आपको ये लगेगा कुछ गया है यहाँ से। आप ऐसे बैठे हो, जिस घर में नेगेटिविटी होती है वो क्लाइंट बताते हैं, हमें ऐसे लगता है हम बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे इस रूम से दूसरे रूम कुछ गया, और मैं पूछता हूँ कैसा, तो बोलते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कुर्ते पजामे में कोई आदमी था, बड़ा लंबा सा, वो गया। तो वो भी प्रॉपर उन्होंने आंखों से नहीं देखा, उनको ऐसा फील हुआ कि कोई गया। ऐसे फीमेल एंटिटी फील होती है कि वो गई। तो वो पिचाश भी मुझे ऐसे सामने दिख रहा था, तो मैंने उसको 2-3 बार जब मंत्र डाले जाने को, वो नहीं जा रहा था। लास्ट में फिर मेरे पास एक ही रास्ता था, मैंने उसको बोला या तो तू जाएगा या फिर तू मेरे अंदर समा जा, तुझे आना है ना मेरे पास, तो मेरे अंदर आ जा, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है और मेरी लीनेज माँ दुर्गा तक है। अगर तू मेरे अंदर आया तो लीनेज से कनेक्ट होकर फिर भी तुझे यूनिवर्स में जाना है। तो वहाँ हम लीनेज दिखाते हैं अपनी, एक्चुअल में जहाँ से हमारे साथ ये एनर्जीज का कनेक्शन चल रहा है वो हम फिर दिखाते हैं उस नेगेटिव एंटिटी को। तो उसकी मजबूरी है वहाँ से जाना, वो चली गई। नेक्स्ट पर वो उनको ये नहीं होता कि मैं भी लीनिएज में चला जाऊं, मोक्ष मिल जाए मुझे? उनको मोक्ष तो मिलता ही नहीं ना।
वो तो प्रेत है ना। वो भी नहीं चाहते कि मुझे तो सर मोक्ष वो मिल कभी जाए। तो उनकी जैसे कहते नहीं है कि कई योनियां होती है होके गुजर, तो वो कभी तो उनका वो लाइफ स्पैन भी एंड वो होता आएगा है प्रेत वाला। इसीलिए वो यहाँ भटक रहे हैं। अभी एक क्लियर कर देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज, किसी ने साधनाएं पॉजिटिव वे में करी थी, उनकी मृत्यु के बाद वो ऊपर चले जाते हैं और अपने शिष्य वगैरह को या अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे बहुत गुरु हैं, नीम करोली बाबा को भी बहुत से लोग दिल से मानते हैं तो दर्शन होते हैं। तो कोई भी अगर पॉजिटिव वे में है तो उनको मोक्ष मिलता है, तो वो दर्शन देते हैं, वो एनर्जीज काम करती है। कोई नेगेटिव लाइफस्टाइल में जी रहा था, उनकी बहुत सी इच्छाएं रह गई या तंत्र वगैरह कर रहे थे, मृत्यु के बाद अपने कर्म भोगने या गलत कर्म किए, किसी ने किसी का मर्डर किया, अपनी वाइफ को मार दिया, ठीक है, तो ऐसा बहुत से परिवारों को रुलाया हो, तो उनको कहाँ मिलेगी जगह? उनको नहीं मिलेगी। या तंत्र में आके आपने तंत्र को गलत यूज करके कई लोगों के साथ गलत किया हो, तो भी आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। ऐसे तांत्रिक भी मरने के बाद ही वही पिचास वगैरह इस तरह की बड़ी पावर बनते हैं, तो वो यहाँ भटकते हैं। अब होगा क्या उनके साथ? ये कहा गया है कि स्वर्ग नरक यहीं पे है, उनके लिए नरक यहीं पे है, कि जब अब वो सब भोगेंगे उसके बाद उनको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, तब तक वो क्या करेंगे, वो दूसरे दूसरे तांत्रिक वगैरह ऐसे लोगों के हाथों में घूमते रहेंगे। एक ने उनको पकड़ा वहाँ फेंका, उसको कमांड दे दिया तुझे ये काम करना है, मेरे जैसे लोगों ने उसको वहाँ से भगा दिया, फिर अब वो कहाँ है? वो फिर भी यहीं घूम रहा है यूनिवर्स में। अब कोई और तांत्रिक पकड़ेगा उसको, फिर कहीं फेंकेगा, वो भोग रहा है। अब जब तक उसके ये सारे पाप की सजा नहीं हो जाएगी तब तक उसका नेक्स्ट बर्थ है ही नहीं। इसलिए मरते टाइम पे हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि जब आपका बुढ़ापा आ जाए, आपको लगे कि अब समय नज़दीक है, तो भागवत कथाएं करो, रामायण पढ़ो, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। आप इच्छाओं से मुक्त हो गए ना तो आप भटकोगे नहीं, आपको स्थान मिल जाएगा। इच्छाएं रह गई तो आत्मा यही भटकती है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, फिर वो शरीर ढूंढती है, फिर उस आत्मा को तांत्रिक हाईजैक कर लेते हैं और अपने काम कराते हैं, फिर उसकी रील बनाते हैं, यहाँ से वहाँ फेंकते हैं, फिर वो यहाँ से वहाँ उड़ती है। सर आप केस बता रहे थे कोई? हाँ, तो वो लीनियज दिखाने के बाद क्या हुआ सर? क्लाइंट को मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन करके बताया कि आपका मैंने काम किया था, वो एंटिटी ऐसे ऐसे मुझे दिखी, मेरे साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने बोला जी एक पंडित जी आए थे घर में पूजा करने, उन्होंने हमारे घर में महामृत्युंजय किया था, तो 2-3 दिन पाठ चलना था, फर्स्ट डे करके वो रात को सोए, उनका ही गला घोट दिया, पंडित जी आए नहीं अगले दिन। उन्होंने बोला तुम्हारे घर का तो काम ही नहीं करूँगा। और पंडित जी का ही गला घोट दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कर दिया ना, अब तो नहीं होगा। मैं कहा मैंने तो कर दिया, मैंने तो उसको ख़त्म कर दिया, वो आएगा ही नहीं, लेकिन बताना तो चाहिए था ना कि तुम कैसा फील करते हो, तुमने सिर्फ वास्तु बोला, हमने कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल में हमारे घर का एक कमरा था, वहाँ पे उनके ऊपर जो लेडी हैं उनके ऊपर 4-5 बार अटैक हुए। वो जब भी उस रूम में सोती हैं तो उनके हाथ लॉक हो जाते थे और उनका गला कोई घोटता था। फिर उनके हस्बैंड के साथ भी 1-2 अटैक ऐसे हुए थे, फिर उनके हस्बैंड की मृत्यु उसी रूम में हो गई थी। अरे बाप। उनके बेटे के ऊपर भी अटैक हुए थे। वो कई जगह काम कराने के बाद लास्ट में मेरे पास आए थे, तो वो प्रॉपर काम उनका कर दिया। और अभी क्या है कि वो अब दोबारा एंटिटी तो उनके घर में दोबारा आ नहीं सकती, लेकिन ऐसे ऐसे केसेस आते रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज के भी आते हैं, नेगेटिव के भी आते हैं। सर जैसे आप बता रहे थे आपने बहुत सारी साधना करी है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, कुंडलिनी जागृत है आपकी, तो आप में और एक नॉर्मल इंसान में, हम लोगों में क्या डिफरेंस है? मतलब आप ऐसा क्या सेंस कर पाते हो अपनी नॉर्मल स्टेट में? आप कैसे हमसे अलग रहते हो या क्या फील करते हो? थोड़ा बताओ इस बारे में। इसका फ़ायदा मुझे अपने प्रोफेशन में, एस्ट्रोलॉजी में भी मिलता है। कोई मेरे सामने आता है ना, मेरे साथ वो बैठा है, तो मुझे फील हो जाता है उनका ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑरा कलर्स दिखते हैं तो उससे मुझे पता चल जाता है इनके कौन से चक्र डिसबैलेंस है, तो इनके साथ लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं। नॉर्मल आई से भी दिखते हैं या हाँ, वो आपको normal कुछ eye से भी दिखते हैं। साधना करनी पड़ती नहीं है? नहीं, वो साधना ही करी है, थर्ड आई एक्टिवेशन। अभी मतलब आप अगर हम यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको सबके अराउंड कलर्स दिख रहे हैं? या आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। नहीं, फोकस करना होता है। ऐसे तो देखूंगा तो मैं कलर ही देखता रहूंगा, फिर मैं लाइफ कैसे देखूंगा। यहाँ पे हम इनिशिएट करते हैं कि मुझे देखना है। जैसे मैं अभी आपको नॉर्मली देख रहा हूँ तो नॉर्मल देख रहा हूँ, अब मुझे प्रॉपर अगर आपके ऊपर कलर देखने होंगे तो मैं अब अपने दिमाग में ये चीज़ चालू करूंगा कि मुझे इनका कलर देखना है। देखो सर, इनका कलर देखो एक बार। ठीक है, तो जब भी हम कलर देखना शुरू करते हैं ना तो हमें दिखना शुरू होता है। ठीक है। हाँ। ऑरा आपका ब्राइट है, ऑरा ब्राइट होता है, ऑरा बड़ा होता है, तभी हम कनेक्शन बनाते हैं। पहला फॉर्मूला है, ऑरा बड़ा ही मिलेगा सारे पॉलिटिशियंस का, या जितने गुरु लेवल के लोग होते हैं, या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ हमारे पास कनेक्शन बहुत हो, तो ऑरा तो बड़ा ही होना चाहिए। तो ऑरा बड़ा और ब्राइट है,
लेकिन बहुत हल्का शेड आपके साथ ग्रे है। हल्का शेड ग्रे होने का मतलब ये होता है कि हम कृपा भी पा रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हो के भी चीज़ें, कई बार ना हम स्पिरिचुअल ऐसे नहीं होते हमेशा हाथ ही जोड़ते घूमे, हम मन से भी होते हैं, अपने कर्म को मान के चलते हैं, दया भाव होता है। लेकिन छोटी छोटी ब्लॉकेजेस रहती हैं, हमें ये फील होता है कि यार मैं इस लेवल को पा सकता था लेकिन अभी वो रुका हुआ है। मैं जिस हिसाब से कर्म कर रहा हूँ, मुझसे बुरे कर्म करने वाले अच्छा कर लेते हैं यार, मैं तो फिर भी अच्छे कर रहा हूँ। ये ब्लॉकेज हमें दिख जाती है। ये ब्लॉकेज मैं हमेशा हीलर्स के ऊपर देखता हूँ। अभी कल ही एक हीलर का मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी, मैंने उनको बताया ग्रे शेड है, आप काम कर रहे हो पर आप अपनी अर्निंग नहीं बना पाए हो अभी अच्छे से, आप हमेशा आगे बढ़ते हो ब्लॉक हो जाते हो। बोला सर सही बात है। तो मैंने बोला ग्रे शेड आ रहा है। बोले सर मैं तो रेकी हीलिंग करता हूँ, मैं तो डेली अपनी खुद की हीलिंग करता हूँ, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ये होता है, पता नहीं चलता लेकिन रहता है। वहाँ पे यही बात है कि आपने इतनी हीलिंग कर दी कि वो बाउंस बैक आया हुआ है, तो हमारे ऑरा को वो डिस्टर्ब कर चुका होता है। हम हीलिंग अपनी कर रहे हैं लेकिन कुछ ऑरा थोड़ा ऊपर जाके ब्लॉकेज है। बात बोलूँगा थोड़ी अलग लेवल की है। जितने गुरु जेल में हैं सबके ऑरा रीड किए मैंने। अच्छा। जब उन्होंने करियर शुरू किया था उनका ऑरा बहुत अच्छा था। समय के साथ वो हीलिंग इतनी कर चुके होते हैं, हर दुखी के ऊपर हाथ रखते हैं, सबके ऊपर कृपा डाल रहे होते हैं, तो वो बाउंस बैक आ जाता है। क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे थे, जब गुरु बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता साधनाओं का, या थोड़ा सा दिमाग भटक जाता है बिजनेस और पैसे के चक्कर में, तो साधना से जहाँ लालच आया आप साधना से बाहर आ जाओगे, ठीक है। माया साधना करने नहीं देगी। तो जब जब गुरु बहुत बड़े होते हैं, माया में आते हैं, साधना से बाहर हो जाते हैं, उनका ऑरा कलर चेंज होना शुरू होता है। उसके बाद वो फंसना शुरू होते हैं और बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्सीज उनके साथ होती हैं, उनके डिसीजंस गलत होते हैं, वो बेचारे कितना भी अच्छा करें, लास्ट में वो टीवी पे आ जाते हैं, न्यूज़ में आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हीलर्स को भी अपनी हीलिंग करनी है तो लीनेज जो हम यूज़ करते हैं दुर्गा रेकी में, वहाँ ठीक है, किसी भी तरह का बाउंस बैक नहीं है, माँ दुर्गा को सब समर्पित है। सर थोड़ा कलर्स के बारे में भी बताओ कि जैसे आपने ग्रे का बताया कि ये होता है, और कैसे कैसे कलर का क्या सिग्निफिकेंस होता है? कि 7 चक्र हैं, 7 चक्र के अपने सबके कलर्स होते हैं। येलो कलर किसी पे आता है, कोई टेंशन नहीं, कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। कोई ऐसे क्लाइंट होते हैं हमारे पास, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे एनी टाइम एस्ट्रो पे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, कुंडली देखनी है, कहते हैं सर मुझे मेरा टाइम ही नहीं मालूम, अब कैसे काम करेंगे? तो मैं कहता हूँ आप फोटो भेज दो या वीडियो कॉल पे आ जाओ मेरे साथ। वहाँ पे बिना कुंडली के मैं उनके सारे प्लैनेट्स को चेक करता हूँ कलर वाइज, क्योंकि हमारा हर चक्रा एक प्लैनेट से कनेक्टेड। वीडियो कॉल पे ही? हाँ, वीडियो कॉल पे, या फोटो उन्होंने मुझे दे दी तो मैं ऐसे ही उनको देखता हूँ। तो ऑरा कलर से मुझे पता चलता है कि इनके कौन कौन से प्लैनेट के इश्यूज हैं। येलो कलर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उनके ऊपर कर्ज भी मिलेगा। ग्रीन आएगा तो रिलेशनशिप इश्यूज हैं। पिंक आएगा तो बिल्कुल सगे से ही, जैसे वाइफ से धोखा मिला, गर्लफ्रेंड से धोखा मिला, मन से दुखी है। ग्रीन कलर आ रहा है, हमारा अनाहत चक्र है, ठीक है, तो हार्ट डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे वो बात ऑरा कलर पे तो बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर देना प्रॉब्लम को या प्लैनेट को देखना, फिर वही है कि जब थर्ड आई हम यूज़ करते हैं, अपनी साधना का इस्तेमाल करते हैं, तो हम देख पाते हैं। कई बार मैं लोगों को ना सिर्फ देख के बता देता हूँ कि आपके ऊपर कर्ज है। अब येलो कलर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी दिखा रहा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट हम कह दे कर्ज है, ठीक है, या आपको धोखा मिला है प्यार में ही, ठीक है। कुछ लोगों के ऊपर कर्मा बाउंस बैक है, तो आपके ऊपर कर्म है, आपने अभी कुछ ही समय में, साल 2 साल के अंदर कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि वहाँ पे बहुत सी हाय और बद्दुआएं मिली हैं, आप वो झेल रहे हो। तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं। वहाँ पे फिर हम प्लैनेट्स को भी हील करते हैं, उनके ऑरा को भी हील करते हैं, और हीलिंग तब तक करते हैं जब तक वो कलर्स उनके पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाएं, उनके ऑरा को। सर जैसे आपने बताया हर कलर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम पता चलती है हमें, तो आइडियल अच्छे ऑरा के कलर्स क्या होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये ऑरा अच्छा है? देखिए, अगर स्पिरिचुअल पर्सन है या कर्म अच्छे हैं तो ब्राइट ऑरा रहेगा, वाइटिश, बहुत सुंदर प्यारी सी ब्राइटनेस दिखेगी, हमें भी देख के बहुत सुकून मिलता है आंखों को। इसके अलावा कोई भी कलर अगर दिख रहा है तो वो यही डिनोट करता है कि इस कलर से जो प्लैनेट रिलेटेड है या जो हमारा चक्र रिलेटेड है वहाँ पे डिसबैलेंस है और वो इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में। कई बार कलर्स ब्राइट, बहुत लाइट और ब्राइटिश वे में दिखते हैं, वो पॉजिटिव वे में होते हैं। जैसे किसी का येलो बहुत ब्राइट और पॉजिटिव दिखता है हमें, तो हम समझ जाते हैं कि अब आप बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने वाले हो, बहुत अच्छे फाइनेंस आने वाले हैं आपके। सोलर प्लेक्सेस का कलर होता है येलो,
भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्थान मानते हैं इसको हम, तो लक्ष्मी बरसेगी। अगर वो चमक में है, ब्राइटनेस में, अगर वो डल है या ऐसा डार्क दिख रहा है तो आप कर्ज में हो, आप फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी में। मूलाधार में रेड दिखता है, वो स्टेबल नहीं है बंदा, वो परेशान भी है, वो बहुत घबराया हुआ है, परेशानियों में है और स्टेबिलिटी उसके पास नहीं है। तो ना सुख चैन वो नहीं होता, मूलाधार कनेक्टेड होता है मंगल से भी, तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। शनि से भी इसको कनेक्ट करते हैं तो वैसी परेशानियां बहुत हो जाएंगी, स्ट्रगल हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी तभी आनी है हमारे पास। थर्ड आई मैंने आपको बोला शिव जी, थर्ड आई सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों प्लैनेट्स को लेते हैं। सहस्त्रधार चक्र फिर वही अगेन शनि का माना जाता है, पर्पल कलर है, ये हमें हायर एनलाइटमेंट की तरफ लेके चलता है। पर्पल अगर किसी का आ रहा है मतलब कि वो एनलाइटमेंट की तरफ अब चल रहे हैं। शनि भी बहुत अच्छा है उनका, वो चल रहे हैं, लेकिन जब वो एनलाइटमेंट की तरफ आ जाएंगे ना, परम आनंद, तो वो कलर नहीं आएगा। परम आनंद कुंडलिनी एक्टिवेशन से भी मिलता है, साधनाओं से भी मिलता है। जिस समय साधना कर रहे होते हैं ना, तो ये खुशी, सुख, चेहरे पे मुस्कान अपने आप आती है, टेंशन होती ही नहीं। और अपने अंदर जब झांकते हैं ना तो मिलता है। जैसे मैंने जब कुंडलिनी कर तो ली, लेकिन जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में था, हमने ऋषिकेश में रिट्रीट किया था कुंडलिनी का, गुरुजी मेरे साथ थे, तो गुरुजी ने बोला कुंडलिनी अब तुम्हारी प्रॉपर तरीके से पूरी खोल देता हूँ, सारी एनर्जीज काम करेंगी अब तुम्हारी। उस समय वाइब्रेशन नेक्स्ट लेवल थी। ऐसा होता है जैसे 440 वोल्ट का करंट शरीर में से दौड़ता है। मेरा शरीर इतनी तेज़ कांप रहा था कि नॉर्मली हम उसको कर नहीं सकते, इतनी तेज़ शरीर कांप रहा था, और मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था, और मैं गिर भी नहीं रहा था, मैं खड़ा था। तो उस समय गुरुजी ने बोला कि अपने अंदर झांक के देखो तुम्हें क्या मिल रहा है। तो वहाँ पे मैं जब अंदर झांक रहा था तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी, आनंद। आनंद आएगा तभी एनलाइटमेंट की तरफ हम जाएंगे। तो अंदर एक साउंड थी, वो साउंड ऐसी चल रही थी मेरे अंदर, जिसको नाद बोलते हैं, हम बोल नहीं रहे लेकिन वो चलता है दिमाग में, वो चल रहा था, गुरु शरणम परम आनंदम, ये चल रहा था। और उस समय मैं यही सुन के सोच रहा था कि ये मैंने कहीं इसके बारे में अभी काम नहीं किया, ऐसा पढ़ा नहीं, लेकिन ये कोई मंत्र भी नहीं आ रहा है, मतलब कि गुरु की शरण में ही परम आनंद है। तो हम जिसको भी गुरु बना रहे हैं, हम ईश्वर को गुरु बनाए, किसी को गुरु बना रहे हैं, तो वहाँ पे सरेंडर और डेडिकेशन 100% चाहिए। एनर्जीज तभी काम करती है, एनर्जी पे करें चाहे रेकी पे करें। अपने गुरु और लीनेज के प्रति सरेंडर भी 100% होना पड़ेगा, डेडिकेशन 100% चाहिए, एनर्जी पूरा काम करेगी। जिनकी खुद की डेडिकेशन थोड़ी बहुत डगमगा गई, उनको खुद विश्वास नहीं है, बोले यार हीलिंग कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, उनकी पावर्स डे बाय डे फिर नीचे की तरफ जानी शुरू होती है। तो ऑरा कलर से हमें डेडिकेशन का पता चलता है। बहुत से लोग हीलर्स जब मेरे पास आते हैं तो मैं ऑरा कलर से ये देखता हूँ कि एक्चुअल में ये जिस भी लीनेज से जुड़े हैं, इनको खुद भी विश्वास है कि नहीं अपनी लीनेज पे, इनकी खुद की रिस्पेक्ट कितनी है अपनी लीनेज के प्रति, या सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। रेमेडीज दे रहे हैं ना लोग, पैसे के लिए खूब रेमेडी बिक रही है। रेमेडी देने वाला ही अमीर हो रहा है, रेमेडी लेने वाला कहाँ हो रहा है? सच बात है, एक शब्द बोल दिया, बोल दो, है ना, ऐसे बोल दो कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, बोल दिया आपने, आपने बोल के दूसरों को दिया, कंसल्टेशन आ गई, आप अमीर हो गए। कॉन्वेलेक्सा बोलने से अमीर हर कोई नहीं होगा। कौन होगा सर अमीर? देखो ये क्या होता है ना, जब भी हम कोई वर्ड किसी को देते हैं, स्विच वर्ड होते हैं ये, या अपने धर्म पे भी बात करें, मंत्र भी अगर दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है? आप गए गुरु से मंत्र लिया, कैसे लिया? ऐसे कहीं लिखा हुआ था? नहीं, गुरु दीक्षा देते हैं, प्रॉपर दीक्षा दी जाती है, वहीं पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। गुरु जब हमें मंत्र देते हैं, अपनी आवाज़ में बोलते हैं, तो वो इनिशिएट करते हैं, उस मंत्र में ऊर्जा होती है, वो जागृत हो गया मेरे साथ। अब मैं गायत्री भी करूँगा ना तो भी मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मंत्र को एनर्जाइज करते हैं उसके बाद गुरु देंगे तभी होगा। ओम नमः शिवाय भी दिया है, लेकिन गुरु ने दिया है, उस गुरु ने जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया होगा तो होगा। ऐसे ही स्विच वर्ड्स भी मंत्र की तरह काम करते हैं, मैं मंत्र वाली एनर्जी। ओम नमः शिवाय तो वैसे ही बोलते हैं तो अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है और वो फिर वर्क करता ही है। नहीं, वो हमें अच्छा लग रहा होता है, एक्चुअल में उसको एनर्जाइज करना है, तब जाके वो काम करेगा। आप खुद कर लो उसको, ठीक है ना, आप कम से कम 11 लाख बार करो, वो एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे गायत्री है, 11 लाख पे जाके एनर्जाइज होती है प्रॉपर तरीके से। कहने को लोग 1.25 लाख भी बोलते हैं, प्रॉपर 11 लाख पे। और अगर आपको गायत्री की एनर्जी से काम करना है, जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ एनर्जीज पे, वहाँ आपको 1.25 करोड़ करने पड़ेंगे। उस समय आप गायत्री को सिर्फ आह्वान करके और एनर्जी ट्रांसफ़र करके ये कह दोगे ना कि इस आदमी के सिर का दर्द खत्म होना है, तुरंत खत्म होगा।
तो हमने उस लेवल पे यूनिवर्स की एनर्जीज़ को कनेक्ट किया है कि मुझे जिस व्यक्ति के लिए जो हीलिंग देनी है, जिस देवता का आह्वान करना, हम तुरंत करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं। ऐसे ही स्विच वर्ड्स भी होते हैं, ये भी तब काम करेंगे। ये क्या है, गुरुओं ने दिए थे स्विच वर्ड्स, अब गुरु ने अपने शिष्य को दिए, बता दिया ये वर्ड है, शिष्य ने आगे अपने लोगों को दिया, तो वो क्या है, गुरु शिष्य परंपरा पे चला था। अब इतने साल हो गए, गुरु शिष्य परंपरा तो खत्म, अब पता ही नहीं हमारे गुरु कौन थे, कहाँ से आया, तो अब ये वर्ड काम नहीं कर पाते। अब हम एनर्जाइज करके दे रहे होते हैं इसको। मैं पर्सनली, मेरे पास एनी टाइम एस्ट्रो ऐप पे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मंत्र तो नहीं कर सकता। सही बात है, यूथ के पास टाइम ही नहीं है माला लेके मंत्र करने का। सही बात है ना, जॉब से आए हो आप, 8 बजे थक के आए हो, आपको मैं बोल दूं माला ले लो, शनि के जाप कर लो, होगा ही नहीं होता, इतना स्ट्रेस है। जाप में भी आप दिन का सोच लोगे कि ऑफिस में क्या क्या हुआ, तो यूथ बोलता है कि ना कुछ शॉर्ट वाला दे दो, तो एनर्जी हीलिंग कर देते हैं हम उनको हम ऐसे प्लेनेट बैलेंस कर देते हैं, आप मत करो, हम दे रहे हैं एनर्जी आपको। या उनको स्विच वर्ड दे देते हैं कि आप एक ही शब्द बोल लो, आप कृष्णा ही बोल लो, उसमें ही एनर्जी डाल देंगे हम आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हम स्विच वर्ड रेडी करते हैं, वहाँ पे क्या हमें इंट्यूशन आती है, या तो कुछ स्विच वर्ड्स हमारे पास रेडी हैं जो हमने क्लाइंट के लिए डेवलप किए थे, हम इंट्यूशन से डेवलप करते हैं, थर्ड आई में हमें वो चीज़ विजुलाइज हो जाती है कि ये स्विच वर्ड इस प्रॉब्लम के लिए है, जैसे थायराइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए है। ठीक है, जॉब चेंज करनी है, पसंद की नौकरी, उसके लिए स्विच वर्ड हमने रेडी किया। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अभी इस प्लेटफॉर्म पे स्विच वर्ड बोल दूँ और वो 100-200, मतलब कोई जनरलाइज्ड वे नहीं है कि ये जनरलाइज नहीं होता, सबके लिए काम कर जाएगा। मेरे पास ऐप पे जब आता है ना मेरा क्लाइंट, एनी टाइम एस्ट्रो ऐप पे जब वो मेरे साथ होते हैं, उस टाइम मैं बोलता हूँ आप वीडियो कॉल पे आ जाओ। अभी क्या है, मेरे पास अगर स्विच वर्ड रेडी है तो ठीक, या फिर उनकी स्पेसिफिक कोई इशू नया आया तो मैं उनके लिए तैयार करता हूँ और उसको पेपर पे ड्रॉ करके मैं उनको वो स्विच वर्ड दिखा देता हूँ कि अब आप ये ड्रॉ करो। फिर मैं उनको देखूंगा, स्विच वर्ड देखूंगा और अपनी थर्ड आई से उनके थर्ड आई पर उस एनर्जी को ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब होती है या तो सहस्त्रधार चक्र से होती है या आज्ञा चक्र से होती है, यही 2 चक्र हैं जहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो मैं अपनी थर्ड आई से उनके थर्ड आई पे एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ अब आपको क्या करना है, ये स्विच वर्ड सिर्फ हाथ पे बना के आप ऐसे कर लोगे वो काम नहीं करेगा, आप उसको बनाओ, आप पेपर पे भी बना लो, मत बनाओ हाथ पे, आप पेपर पे बनाओ, लेकिन कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट आपको त्राटक करना होगा, उसको लगातार देखना होगा। त्राटक में हम आंखें पलके नहीं झपकते, एक टक उसको देखते हैं। जब हमने एक टक देखा ना तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है वो इमेज। स्विच वर्ड भी हमने लिख के दे दिया, उनको एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। अब जब वो स्विच वर्ड स्टार्ट करेंगे तो उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक मंत्र ना देके एक शॉर्ट वर्ड हम दे देते हैं, ऐसे ही सिंबल दे देते हैं। और सर ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, और किसी को अगर प्लानिटरी प्रॉब्लम है तो वो आप कैसे, उसकी कैसे रेमेडीज देते हो? प्लैनेट्स के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है मंत्र जाप। अच्छा, मंत्र जाप करें। लाल किताब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे दान है, हमें जल में ये चीज़ बहानी है, ऐसा करना, वो करते हैं। तो हमारे क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, अगर वो जाप कर नहीं सकता, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्लैनेट की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। होता क्या ना, सूर्य से किरणें आ रही हैं, हर प्लैनेट की ऊर्जा उन किरणों से हमें मिल रही है। वही चक्र मैंने जो बताए थे, चक्र सब प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्लैनेट मुझे दिख गया कि इनका काफ़ी कमज़ोर है, उसके इश्यूज़ इनके साथ चल रहे हैं, या कुंडली मेरे सामने है तो ईजिली मैंने देख लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, इनकी दशा राहु की है, राहु खराब है, ये परेशान है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे एनर्जी की कॉलिंग करके उनकी राहु की एनर्जी को बैलेंस करूँगा उनके ऑरा पे। वहाँ पे एक सेशन मुझे उनको देना होता है हीलिंग का। उस हीलिंग सेशन में प्लैनेट की एनर्जी 24 आवर में रिजल्ट आते हैं। रात को करता हूँ, सुबह रिजल्ट मिलते हैं मेरे क्लाइंट्स को। अच्छा, जो क्लाइंट ये कह रहा है ना मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग इश्यूज़ है, दुखी हूँ हर चीज़ से, शनि खराब है, मैं उसकी आज सुबह कर दूंगा हीलिंग, शनि की एनर्जी बैलेंस कर दूंगा, उसको बोलूँगा रात को सोना, अच्छी नींद आएगी, आती है। अच्छा, इसके बाद जो टेंशन में है ना, आपकी इनकम 50,000 है, हीलिंग के बाद भी 50,000 है, लेकिन पहले वो 50,000 में दुखी था, लेकिन जब हम उसकी हीलिंग कर देते हैं सारे प्लैनेट्स में, 9 के 9 प्लैनेट बैलेंस करता हूँ ताकि सारे दुख मिटाएं उनके, वो उसी इनकम में बाद में खुश रहते हैं। मेरे क्लाइंट हैं जो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि सर इनकम तो वही है जो थी, लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ, पहले मैं दुखी था, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था पैसे से, घर में भी मेरी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब अंदर से ना फील गुड वाली फीलिंग है, अब मैं स्ट्रेस ही नहीं लेता, मुझे मालूम है मेहनत करनी, काम करना, कर्म करूँगा, सब हो जाएगा।
तो सबसे पहले मन को बैलेंस करना जरूरी होता है। हीलिंग मॉडलिटी, एनर्जी बैलेंसिंग ऐसे ही काम करती है कि प्लेनेट के साथ हमने जब कोई भी बैलेंसिंग की तो मन को बैलेंस कर दिया। आपका मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, सारे प्लैनेट्स अच्छे होने शुरू हो गए। सही बात। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मंगल खराब है, मंगल की हीलिंग मारते हैं, 2-4 दिन में गुस्सा बंद। एक क्लाइंट थे मेरे, सास बहू पटती नहीं थी आपस में, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले बहू बात नहीं सुनती, हर बात पे पलट के जवाब देती, लड़ाई झगड़े रहते हैं घर में, कुछ करो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो उनकी कुंडली मेरे पास थी, मैंने देखी हुई थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, मंगल भी बहुत स्ट्रांग है, सूर्य भी बहुत स्ट्रांग है, तो ईगो है, ये सुनेगी नहीं। तो उसके प्लैनेट की बैलेंसिंग मैंने करी, मंगल की एनर्जी कम करी उनके ऑरा पे कि कम एब्जॉर्ब करे, सूर्य की एनर्जी कम करी। 5-7 दिन बाद दोबारा बात होती है, वो कहते हैं कि अब बहू गुस्सा नहीं करती, पलट के जवाब नहीं देती है, अपना काम करती चली जाती है, अभी शांति है घर में। तो इस तरह रिलेशनशिप्स भी हम एस्ट्रोलॉजिकली हील कर लेते हैं प्लैनेट्स की हीलिंग के साथ। सर क्योंकि आप एक न्यूमेरोलॉजर भी हैं और आपकी उसमें भी एक्सपर्टीज़ है, तो आजकल हमारी पॉडकास्ट पे बहुत ज़्यादा बात हुई है नंबर्स के बारे में, और 1 नंबर 5 नंबर की बहुत हमने सुना है कि बहुत अच्छा नंबर है, तो क्या वो सबके लिए अच्छा होता है या कुछ के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए नहीं? थोड़ा इस बारे में बताओ। देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी करता हूँ मैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी का सीधा कॉन्सेप्ट है कि नंबर्स प्लैनेट्स की एनर्जीज ही होते हैं। 9 नंबर मंगल है, 5 बुध है। 5 नंबर को अच्छा माना जाता है क्योंकि वो बीच में है, सेंटर है, ठीक है। वो अच्छा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। 5 नंबर किसी का पॉजिटिव है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा है तो फाइनेंस ऑटोमेटिक वो इम्प्रूव कर ही लेगा, वो कुछ भी बेच लेगा, मिट्टी बेच देगा तो भी कमा लेगा। अभी यहाँ पे ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि 5 अच्छा ही है सबके लिए। दुनिया भर के 5 वाले हैं, वो कह रहे हैं मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी 5 डेस्टिनी, मेरा 5 का बर्थ है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं मोहताज हूँ, 500-500 रुपये नहीं मिल रहे मुझे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनती है। अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, 5 नंबर आपका सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, कितनी बार आ रहा है, उसकी एनर्जीज उतनी बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद 5 के साथ अगर 9 है तो 5 की एनर्जी को और कई गुना बढ़ा देगा। सिंगल 9 और 5 नरेंद्र मोदी जी का है, ठीक है, उनके पास 9 भी है, उनके पास 5 भी है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है, ठीक है, उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छी है, सारे काम कर रहे हैं। किसी का 9 अगर खराब हो गया तो 5 ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। अब प्रॉब्लम कोई कहे कि मेरे पास तो सिंगल 5 है, डेस्टिनी 5 है, फिर भी रिजल्ट नहीं है। अगर उनके पास 9 ज़्यादा हो गया, डबल ट्रिपल, तो मंगल की एनर्जी खराब हो गई तो कॉन्फिडेंस तो मर ही गया। अब कम्युनिकेशन स्किल कैसे बाहर आएगी जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है? मंगल नहीं है तो बुध कैसे काम करेगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम लॉजिक पे चलते हैं। तो 9 नंबर की एनर्जी को हम हील करते हैं, वहाँ पर मंगल को हम हील करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट आते हैं। ऐसे बहुत मिसकंसेप्शंस हैं न्यूमरोलॉजी में। 1 नंबर है तो आपको राजा ही बनाएगा, आपको लीडर ही बनाएगा। 1 नंबर वाले दुनिया भर के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती बेचारों के। अच्छा, 1 तारीख का बर्थ है, उसको बोलो 1 नंबर वाले, तो सब लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं बहुत अच्छी अच्छी, पर वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि 1 नंबर के साथ और कॉम्बिनेशंस हैं। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन लग गया और 7 मिसिंग हो गया। यहाँ रूल होता है मिसिंग का भी, नंबर होने भी चाहिए और कुछ नहीं है तो भी रूल बदलता है, तो उसके साथ हमेशा बदनामियाँ जुड़ी रहती हैं। 1-8 का कॉम्बिनेशन, 7 मिसिंग है, बदनामियाँ। ऐसे ही 1-7-8 कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। जितने लोग सुन रहे हैं कनेक्ट कर सकते हैं। सिंगल 1, सिंगल 7 और सिंगल 8 अगर है, आप बाई बर्थ इंट्यूटिव हैं, आपको कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं इंट्यूशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है 1-7-8, वो हर फैसले पे जानते हैं आगे स्टेप क्या लेना है, मुझे नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसीलिए उनको कोई डिफीट नहीं कर पाता क्योंकि उनकी इंट्यूशन पहले से ही हाई है, ठीक है। तो इंट्यूशन का नंबर है। यहाँ पे हम कहते हैं आपकी लाइफ में कैसी भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए आप निकल जाओगे, लेकिन 1 अगर ज़्यादा हो गया यहाँ पर तो बात उल्टी हो जाती है। जिसका 1, जैसे कोई 1 नवंबर का बर्थ है तो 111 हो गया, अब उसके पास 7 और 8 भी, यहाँ इंट्यूशन उसकी डिसबैलेंस हो जाएगी। जब भी वो कोई काम करेगा उसको एक बार को इंट्यूशन आएगी, घबराहट होगी कि मैं ये काम कर रहा हूँ यार, होगा कि नहीं होगा, और फिर वो घुस जाएगा, कर लेगा और बाद में पछताएगा। ये होता है 1 जिनका ज़्यादा है उनके साथ होता है, बाद में पछताते हैं, मैंने तो पहले ही ये बात सोची थी, अब हो गया। सिंगल 1 वाले पछताते नहीं,
वो कर जाते हैं। सर ऐसे जैसे जो लोग 1995 को बॉर्न हुए हैं, 9 और 5 दोनों है, जैसे आपने बोला 9 और 5 होता है, तो फिर मतलब कम्युनिकेशन स्किल सभी की अच्छी होगी, सभी अच्छा करेंगे। बर्थ नंबर को लेके चलेंगे ना साथ में, जैसे 95 है तो यहाँ पे 19 को ऐड करते हैं हम डेस्टिनी निकालने के लिए, बर्थ मंथ और 1995 इसको कंप्लीट ऐड करेंगे तो डेस्टिनी आ जाएगी। लेकिन जब हम अपनी कुंडली बनाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की, वहाँ पे 19 को हम लिखते नहीं हैं क्योंकि वो सेंचुरी का नंबर था, सबके साथ है 19। तो अब 95 का जिसका बर्थ है उसके पास सिंगल 9 है, सिंगल 5 है, शार्प माइंडेड है, मैनिपुलेटर है, इसको मालूम है चीज़ कैसे बेचनी है, इसको मालूम है सामने वाले से काम कैसे कराना है। जितने 9-5 वाले हैं सब तेज होते हैं, सब शार्प माइंडेड होते हैं। अगर 9 ज़्यादा हो गया तो ये फंसते हैं। ये क्या करते हैं, चालाकी तो बहुत करेंगे, 10-15 लोगों के साथ चालाकी करेंगे, पर एक आध बंदा ऐसा फंसेगा जो सब लपेट के ले जाएगा इनसे। तो ये चालाकियों में डूबते हैं। लेकिन 9 अगर प्रॉपर है, अच्छा है, तो 5 काम करेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी का है, विजय माल्या के पास सिंगल 9 है, 555 है, पैसा ले आओ उनसे ला ही नहीं सकते आप। उसको मालूम है कैसे बेच देना है लोगों को, क्योंकि सिंगल 9 और 555 है। तो 9 सिंगल के साथ 5 जितना ज़्यादा होगा, इंसान उतना ज़्यादा मैनिपुलेटर होता है, उतना ही शार्प माइंडर होता है। उसकी इच्छा है वो गलत में चले चाहे सही में चले, पर चलेगा जरूर। 9 ज़्यादा हो गया, 5 सिंगल है, तो एनर्जीज खत्म हो गई वहाँ पर। ओके। और सर जैसे हमने 5 नंबर की बात करी, हमने 9 के साथ ही बात करी, तो वो 9 होगा तभी पॉजिटिव नेगेटिव है, या अगर 9 नहीं है तो क्या सीन? और भी है, 5 का 4 का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 9 ना हो 4 हो, किसी का अप्रैल का बर्थ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 5 है, पैसा आ रहा है, लेकिन हमेशा समस्याओं के साथ आएगा क्योंकि राहु कनेक्टेड है बुध के साथ। तो उनके साथ परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होती, उनकी बेवजह की यात्राएं चलती रहेंगी। कम्युनिकेशन अच्छी है, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन की वजह से उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती, रिश्ते खराब होते हैं क्योंकि राहु हावी वहाँ पे। ऐसे 7-5 है, केतु है यहाँ पर। 7-5 अट्रैक्शन हाई लेवल पे हो जाता है। बहुत से फिल्म स्टार्स हैं जिनके पास 7-5 का कॉम्बिनेशन है, तो अट्रैक्शन उनका बहुत हाई हो जाता है। साथ में इनके अंदर एक स्किल होती है, इनको मालूम होता है मुझे किससे रिलेशन बनाना है और किससे नहीं बनाना है। जितने उसके काम के लोग होंगे वो सारे उसके चाचा और ताऊ जी होंगे, और जितने गरीब होंगे ना उनको पहचानेगा ही नहीं 7-5 वाला। अच्छा जी। हाँ, उसको मालूम है कि कौन कौन बंदे मेरे काम के हैं, इनसे ही रिलेशन बनानी है, क्योंकि उसको लाइफ में आगे बढ़ना है। और अट्रैक्शन उसकी इतनी है कि वो जहाँ बैठेगा, जिससे कनेक्ट होना चाहेगा, लोग कनेक्ट होंगे। ऐसे ये कॉम्बिनेशंस नंबर के बदलते हैं 5 के, ठीक है। इसमें 6 ऐड कर देते हैं, 6-7-5 तीनों हो गए, तो लाइफ स्मूथ होती है। आपको सिर्फ इच्छा रखनी है, आप इच्छा रख लो कि मुझे इस लेवल की प्रॉपर्टी बनानी है, वो बन के रहेगी। उनकी लाइफ स्मूथ होती है, उनको जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी सुविधाएं उनको मिलती है। अब बात फिर वहाँ पे आती है कि वो इच्छा रखते कितनी, मेंटल स्टेटस कितना है। किसी का मेंटल स्टेटस ही छोटा है, वो कह रहा है मेरा 6-7-5 है, मैं तो करोड़पति नहीं हुआ। आपने बड़ा सोचा ही नहीं, आप बड़ा सोचने तो चलो। 5 वालों के साथ यही है, बड़ा सोचना होता है तो चीज़ें आएंगी। जॉब में फंसे हैं, 5 नंबर बोलता है जॉब करनी नहीं उसको, इंडिपेंडेंट नंबर है, आज़ादी चाहिए, और वो जॉब में फंस गया 5 वाला, वो कह रहा ग्रोथ नहीं है। एक्चुअल में आप जॉब के साथ ना पार्ट टाइम भी कुछ करो। सर ऐसे तो बहुत लोग हैं जो जॉब कर रहे होंगे 5 वाले, तो सभी के साथ ये सीन है, आप कह रहे हो कि अगर वो कुछ अपना इंडिपेंडेंटली कुछ खोलेंगे या करेंगे तो अच्छा चलेगा। 5 नंबर पैसा अट्रैक्ट कर रहा है ना, आपकी तो जॉब में फिक्स सैलरी होगी, पैसा कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो आप अनलिमिटेड की तरफ जा सकते हो ना। तो आप इन्वेस्टमेंट करो, साइड बिजनेस डालो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको कुछ करना है। अब सब 5 वालों का ना मन भी नहीं लगता। जॉब ऐसी हो कि जहाँ पे दिल खुश करने वाला पैसा आ रहा हो, तो अच्छी बात है। अगर वो बेचारा जॉब कर रहा है मजबूरी में ना, या उसकी सैलरी हो गई 50-60-70 हज़ार रुपये सैलरी है और गुजारा ही चल रहा है, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। सर हमने तो आज तक यही सुना है जॉब वाले मजबूरी में ही जॉब कर रहे हैं बेचारे में भी करते कभी। सर आप 50-60 की बात कर रहे हो, 1-2 लाख वाले भी हमको सुनने को मिल जाता है, हमारे कजन भाई दोस्त यार, कि भाई हम तो परेशान चल रहे हैं। यहाँ पे जरूरत पड़ती है हीलिंग की, क्योंकि उनके दिमाग में एक ईर्ष्या का भाव सेट है कि वो उतना कर रहा है, मेरा खुद का भी अच्छा है, लेकिन मैं दूसरे को देख के दुख पाल रहा हूँ। अब ना तो मेरे प्लेनेट दुख दे रहे ना कुछ, वहाँ क्या है, राहु काम कर रहा है, ईर्ष्या का भाव। वहाँ पे जब हम हीलिंग करते हैं ना, तो माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं हीलिंग में हम, तो इंसान की थिंकिंग पैटर्न चेंज करते हैं हम। अब आप सोचो ही मत कौन क्या कर रहा है, खुश रहो, आपका अच्छा चल रहा है। खुशी सबसे बड़ा फैक्टर है एस्ट्रोलॉजी में। आप एस्ट्रोलॉजी में कितनी भी रेमेडी दे दो, शनि मंगल राहु सब सही कर दो, आप एक रेमेडी दे दो कि वो खुश रहना शुरू कर दे,
वो अपने प्लेनेट खुद बैलेंस कर लेगा। सर ये तो फिर यूनिवर्सल बात हो गई कि यूनिवर्सल बात है, तो हम खुश रहो फिर खुश रहे तो फिर वो किसी आदमी सोचते एस्ट्रोलॉजर रहे, पे भी ना जाए। हाँ। इसीलिए तो हीलिंग करते हैं हम। मैं एस्ट्रोलॉजर होकर कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ भाई, जरूरत ही नहीं है। तुम्हें दे देते हैं ना एनर्जीज, दे देते हैं, खुश रहने की एनर्जीज देते हैं, तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की एनर्जी देते हैं। तुम खुश रहना सीख जाओगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। मेरा एक क्लाइंट था, उसका शोरूम है कपड़ों का, ठीक ठाक चलता है, पर वो दुखी रहता है। अच्छी गाड़ी है, घूमना फिरना, लाइफस्टाइल सब बढ़िया है, लेकिन वो दुखी है। वो जब भी फ़ोन करे तो मुझे एक ही बात करे, नागेश जी आज बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। मैं कहा क्यों, आज काम नहीं चला? नहीं, काम तो चला, कमाई तो बहुत अच्छी है, पर पता नहीं क्यों दुखी हूँ। उसका शनि बहुत ख़राब था, शनि की एनर्जी बहुत लो थी, शुक्र भी उसका लो था। उसकी बर्थ डेट में 5 और 4 का कॉम्बिनेशन भी था। उसकी कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, सारे फैक्टर हैं दुखी रहने के उसके पास, लेकिन पैसा उसके पास बहुत है, क्योंकि 5 नंबर है ना बर्थ डेट में, वो पैसा दे रहा है, लेकिन उसके पास खुशियाँ नहीं थी। अब यहाँ हमें डिसाइड करना पड़ता है कि उसकी कुंडली से चलेंगे हम, उसकी न्यूमरोलॉजी पे आएंगे, उसके बाद उसके थिंकिंग पैटर्न पे आएंगे। तो मेरे पास अगर मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एनी टाइम एस्ट्रो पे भी क्लाइंट आता है, तो भी उसके साथ मैं ऐसे ही करता हूँ जैसे पर्सनल क्लाइंट के साथ कर रहा हूँ। कुंडली भी देखूंगा, बर्थ डेट भी देखूंगा, फिर उसका ऑरा भी देखूंगा, और फिर मैं शुरू करता हूँ उसकी हीलिंग। प्लैनेट से शुरू करता हूँ, पहले कुंडली ठीक करो। शनि चंद्रमा साथ में, पैसा तो वैसे ही नहीं जेब में टिक सकता, पानी की तरह बहेगा। चंद्रमा हमारा कैश फ्लो है, तो वो पैसा जाएगा। शनि उसके साथ लगेगा तो स्ट्रेस देगा। बर्थ डेट में हम आ गए, वहाँ पे हमने देखा ठीक है 4 नंबर की प्रॉब्लम है, राहु खराब है, या और कोई कॉम्बिनेशन हमें खराब मिला, फिर हम उसकी हीलिंग करेंगे। उसके बाद आते हैं हम उनके थिंकिंग प्रोसेस की तरफ, जहाँ हम उनका ऑरा देखते हैं, उनकी आत्मा के साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों उनको ऐसी आदत है। एक्चुअल में वो पास्ट लाइफ कर्मा है, पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसके अकॉर्डिंग ये जीवन चल रहा है। तो कितना भी मिलेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो दुख रहेंगे। वहाँ पे हम उनकी हीलिंग शुरू करते हैं, यूनिवर्स से उनको कनेक्ट करते हैं, तो उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करके बाहर लाएंगे। और कुछ केसेस में तो हमें फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक भी जाना पड़ता है, ओके, तो वो भी करते हैं फिर। ऑल राइट सर, कुल मिला के हमें ये समझ आया कि आप एक ऑलराउंडर हो और आपके काम करने के तरीके कन्वेंशनल तरीकों से थोड़े अलग हैं। तो भाई मज़ा आ गया सर आपके साथ ये एपिसोड करके। और मैं जनता को बताना चाहूँगा, अगर आपको सर से कनेक्ट होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एनी टाइम एस्ट्रो का लिंक है, आप वो डाउनलोड करके सर से कनेक्ट हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम भी यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, आप जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया है तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। और जो आपके दोस्त यार ज़रूरतमंद हैं, जिनको लगता है कि सर की बातें सुन के कि सर से आपको कनेक्ट होना चाहिए, तो प्लीज़ कनेक्ट होइए। और अगर आपको पॉडकास्ट में मज़ा आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेजर चंक है जो बिना सब्सक्राइब करे चैनल के कंटेंट का मज़ा उठा रहे हैं, एक सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो हमारे लिए भी हेल्प हो जाएगी। और हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। सर जाते जाते आप कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? यूथ्स के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ की तरफ ना भागें, कर्म पर फोकस करें। और छोटी मोटी रेमेडीज़ जो आप हमेशा सुनते हो ना यूट्यूब पे, ये कर लो वो कर लो, आपका फोकस अपने काम से एक्चुअल तरीके से हट जाता है और आप सिर्फ एक वर्ड बोलने में रह जाते हो, फिर आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हो। आप अपने कर्म पर फोकस करो, सक्सेस तो अपने आप मिलेगी। अपने कर्मों पे आप ध्यान रखें और भक्ति भाव होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन सबके साथ होना चाहिए। ईश्वर की कृपा, यूनिवर्स की कृपा सब अच्छा कर देती है। बहुत बढ़िया। चलो जी, बाय बाय, थैंक यू। जय बजरंग। जय बजरंग बली।